हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5। उम्मीद करता हूं कि साधारण ब्याज का भाग 5 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6, और इसमें आज हम लोग करेंगे एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो मैंने कल भी करवाया था, और उसमें का जो कुछ बजा टाइप था आज हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और दोस्तों जो चैनल पे पहली बार आके वीडियो को हमारे देख रहे हैं वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को अच्छे से देख सकें, समझ सके, बात को क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि रवि ने एक समान राशि 6% की दर से 5 वर्ष के लिए, बात को अच्छे से समझना दोस्तों, 6% की दर से 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 12% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया। यानी कोई राशि है दोस्तों, वो 3 व्यक्तियों में एक को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है, दूसरे को 10% की दर से 4 वर्ष के लिए दे रहा है तथा 12% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, अलग अलग दोस्तों परसेंट और अलग अलग समय के लिए वो उधार दे रहा है राशि। यदि कुल ब्याज 6500 रुपये हो तो उधार दी गई राशि कितनी थी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अच्छे से दोस्तों। यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, उधार दी गई राशि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, अच्छे समझते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ से हमें राशि ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे हमें परसेंट दिया है, समय दिया है, यानी आपको दर दिया है, समय दिया है। तो दोस्तों मूलधन ज्ञात करने के लिए नहीं, जब ब्याज ज्ञात किया जाता है दोस्तों, ब्याज ज्ञात किया जाता है तो दोस्तों ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर होता है ना मूलधन, यही तो होता है। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको पी से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में इसको। दर हमारा कितना है दोस्तों, 6%, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 6, ठीक है। समय कितना है, 5 है, ये मैंने लिखा और बटे में लिख दिया 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यही तो होता है। ठीक है, फिर अगले वाले के लिए क्या बोला उन्होंने, क्योंकि इन तीनों के लिए है ये ब्याज दोस्तों, कुल ब्याज है, यानी इन तीनों का कुल ब्याज कितना है, 6500 रुपये है। तो अभी मैं आगे क्लियर करवाता हूँ, बात को अच्छे से समझिए। फिर अगले के लिए है दोस्तों, अगले के लिए भी हमें वही पी ज्ञात करना है, यानी मूलधन 10% हमारा दर है और समय कितना है, 4/100, ये होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, 12% की दर से 5 वर्ष के लिए, इसमें भी हमें मूलधन ज्ञात करना है, 12% की दर से 5 वर्ष के लिए, बटे में ये होता है 100। और दोस्तों ब्याज ज्ञात करते हैं, जब साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तब ये लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ब्याज दिया हुआ है 6500 रुपये। ठीक है, यह हमें यहाँ से ब्याज दिया हुआ है 6500 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। और यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि इन तीनों का कुल ब्याज कितना है, 6500 रुपए है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे किया प्लस। अब आगे बात को हम समझते हैं। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कंफ्यूजन डाउट कुछ भी नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमें यहाँ से राशि ज्ञात करनी है दोस्तों, तो मैंने मूलधन यहाँ पे सब में पी रखा। ठीक है, सबका अलग अलग दर, अलग अलग हमें समय दिया हुआ है, तो सबका मैंने समय रखा, बटे में हमारा 100 होता ही है। ठीक है, अब आगे समझते हैं बात को। इनका जो एलसीएम होगा दोस्तों, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, वो होगा 100। और वैसे भी आप लोगों को ये बात याद होना चाहिए, जो कि आप लोग 7, 8, 9 में पढ़े होंगे, कि जब हर समान होता है तो दोस्तों हर को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू जितनी भी होती है उसको जोड़ लेते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ये क्या है दोस्तों, गुणा करेंगे पी हो जाएगा, 6 पंचे 30 में पी से गुणा करेंगे 30 पी होगा, प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए, 10 चौक 40 पी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 पंचे 60 पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, और बराबर में क्या है दोस्तों, 6500 रुपये। ठीक है, ऐसा करने में कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा,
40 30 70, 70 6 कितना हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, 130 होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 130p। अब इस 100 को यहाँ पे जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6500 गुणे 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 130p बराबर हो जाएगा 65,000, कितना हो जाएगा, 6,50,000 हो जाएगा दोस्तों। ये हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 13 एक नम 13, 13 पचे हुआ 65, तो ये बना दोस्तों 5,000। यानी जो हमारा मूलधन आया वो कितना आ गया, 5,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो दोस्तों उधार दी गई राशि कितनी थी, 5,000 रुपये। देखो हमारा प्रिंसिपल आ गया, यानी मूलधन, मूलधन को राशि बोलते हैं। तो उधार दी गई राशि कितनी थी दोस्तों, 5,000 रुपये। समझ में आया दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन डाउट नहीं रखना है। दोस्तों हमसे पूछा, रवि ने एक समान राशि जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दर और अलग अलग समय के लिए उधार दिया था। पहले वाले को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे वाले को 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, तथा तीसरे वाले को 12% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया था। ठीक है, यदि कुल ब्याज 6500 रुपये हो, दोस्तों कुल ब्याज हमें यहाँ पे 6500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो उधार दी गई राशि हमें पता करनी है, यानी मूलधन हमें पता करना है। तो दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय, 6% 5 वर्ष बटे में 100 प्लस, इसी तरह सबका मैंने यहाँ पे लिखा और बराबर किसके रखा, 6500 के, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर ही होता है। ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, तीन व्यक्तियों की बात हुई, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा और सबको जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुल ब्याज हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इन कुल ब्याज मतलब इन तीनों का ब्याज। ठीक है, तो तीनों को जोड़ा। तो दोस्तों जब हर समान होता है तो उसका एलसीएम दोस्तों मान के एक उतना ही होता है। जैसे यहाँ पे 100 हुआ, यह हुआ 6 पंचे 30p, 10 चौक 40p, 12 पंचे 60p बटे में 100। तो दोस्तों इसको मैंने रखा 6500 रुपए के बराबर। तो कुल ब्याज है दोस्तों इसका 6500 रुपए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 6500 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या किए, 40 30 40 70 हुआ, 70 में 60 को प्लस किए हुआ 130p। मूलधन है हमारा बराबर, ये जो 100 है इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 6500 रुपये गुणे 100 की, तो 130p बराबर ये हुआ 6,50,000। जीरो से जीरो वैल्यू कैंसिल आउट के 13 पचे 65 होता है, तो मूलधन हमारा कितना बना, 5,000 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली तरफ चलते हैं, इस बड़ा तगड़े वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा दोस्तों। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीमान एक्स ने अपने 3 मित्रों को क्रमशः 6%, 10% तथा 12% की दर से 10 वर्ष, 12 वर्ष तथा 15 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर उधार दिया। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? यानी कोई एक व्यक्ति है दोस्तों, उसने अपने 3 मित्रों में जो राशि दिया है निश्चित उधार पर दिया है, और कितने समय के लिए, यानी जो दर है वो समय है, जो समय है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6%, 10%, 12%। यानी दर हमें तीनों मित्रों का पता है, वर्ष भी पता है, यानी समय पता है, 10 वर्ष, 12 वर्ष था 15 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर उधार दिया है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों मित्रों से प्राप्त ब्याज, तीनों मित्रों से प्राप्त ब्याज समान है तो उधार दी गई राशि का अनुपात होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं बात को अच्छे से दोस्तों, यानी राशि का अनुपात बताना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ से अच्छे से क्लियर करते हैं हम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, 6%, 10%, 12%। तो दोस्तों ये पहला व्यक्ति है। ठीक है, 6% की दर से ये पहला है दोस्तों, और यहाँ पे वर्ष कितना है दोस्तों इसका, 10 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अभी मैं बात बताता हूँ दोस्तों, इसको पहले समझ लीजिए फिर इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। फिर अगला है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, उसका जो दर है वो है 10%,
और समय कितना है दोस्तों 12 वर्ष है बटे में 100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तीसरे वाले का जो दर है दोस्तों वो है 12%। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद उसका समय कितना है 15 वर्ष है। ठीक है, और बटे में क्या हो गया, ये हो गया 100। अब इतनी बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बात को समझिए, बोला यदि तीनों मित्रों से प्राप्त ब्याज समान है, यानी इन तीनों मित्रों से ब्याज जो प्राप्त ब्याज है दोस्तों वो क्या है, समान है, बिल्कुल इक्वली है, बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया तीनों को, सबको क्या कर दिए, बराबर रख दिए। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। प्रक्रिया फॉलो हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे दोस्तों राशि का अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राशि का अनुपात पता करते हैं। अब आप लोग यहाँ से इस 100 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी 100 को। अब इसको 100 को कैंसिल क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इक्वली में है, बराबर है, समान है। ठीक है, इस वजह से 100 को कर दिए कैंसिल आउट। अब आगे बात को समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण 60 होगा। ठीक है, फर्स्ट ये कितना हो जाएगा, ये होगा 60, बराबर सेकेंड कितना हो जाएगा 12 दहम्मा 120 होगा, इक्वल कि थर्ड है ये हमारा। ठीक है, कितना है 12, 15 को गुणा करेंगे 15 दूना 30। ठीक है, 15 का 15 3 18। अब ये समझ में आया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए, वैसे तो एक ये वैल्यू जो है और कैलकुलेट हो रही है, इसको और सरल कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 60 एकन्नम 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 होगा, 60 तिया 180 होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है दोस्तों, फर्स्ट का 1 बन रहा है। ठीक है, सेकंड का यहाँ पे 2 बन रहा है, और जो थर्ड वाला मित्र है, तीसरा वाला मित्र जो है, उसकी जो राशि बन रही है वो 3 बन रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे समझना दोस्तों, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे, अब हम अनुपात डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि 1:2:3। ठीक है, अगर ऐसा बताते हैं तो आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को याद हो कि मैंने रेशियो में बताया है, यानी अनुपात में आप लोगों को बताया है ABC, A अनुपात B अनुपात C अनुपात का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं 1, 2 और 3, यानी तीनों व्यक्तियों का क्या ज्ञात कर लेते हैं, अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो अनुपात ज्ञात करने का तरीका क्या है दोस्तों, वो भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये क्या है दोस्तों, ये है तीसरा मित्र। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात बराबर में है, और मैंने बोला है कि जब ऐसे इक्वेशन बने दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है अनुपात में, अगर अनुपात आप लोग अच्छे से पढ़े हैं दोस्तों, तो वहां से आप लोग समझ सकते हैं बात को। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा वाला तरीका। तो दोस्तों, जब इक्वली में, जब बराबर में बात आ जाती है दोस्तों, और बात गुणे में हो, तो मान जो होते हैं दोस्तों बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा, पहले का दूसरा होगा, यानी जो पहला वाला होगा वो दूसरा होगा, और जो दूसरे का होगा वो पहले वाले का होगा। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों, यानी जो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू की जो मान 1 है ये 2 की होगी, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि A का मान हो जाएगा ये 2, और दूसरे वाले का मान होगा वो होगा A। वैसे यहाँ पे 2 और 3 में देखेंगे तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, पहले और दूसरे का मान क्या है, पहले वाले का मान क्या हुआ दोस्तों 2 हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए 2, अनुपात लगाइए। दूसरे वाले का मान क्या होगा 1 है, यहाँ पे लिख लीजिए 1। ठीक है, ऐसा करने में कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है ऐसा दिखे जब इक्वेशन दोस्तों मान उनके विपरीत हो जाते हैं, यानी जो दूसरा है उसका मान 1 होगा, जो पहला है उसका मान क्या होगा 2 होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं दूसरे वाले में और तीसरे वाले में। तो दूसरे वाले को जो मान होगा वो होगा 3, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3 अनुपात, और जो तीसरे वाले का मान होगा वो होगा 2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 2, ऐसे लिखिए। अब यहाँ से 1 आगे बढ़ाइए, यहाँ से 3 आगे बढ़ाइए। ठीक है, और यहाँ भी क्या कर दीजिए दोस्तों, बस ये वाला तो 2 यहाँ पे है ही। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, और ये क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2। तो अनुपात क्या बना दोस्तों हमारा 6:3:2। ठीक है, तो राशि का अनुपात क्या होगा 6:3:2 होगा। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से।
श्रीमान एक्स ने अपने 3 मित्रों में क्रमशः 6%, 10% और 12% की दर से 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि उधार पर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट वाले ने 6% की दर से 10 वर्ष के लिए, दूसरे वाले मित्र को 10% की दर से 12 वर्ष के लिए, तीसरे वाले मित्र को 12% की दर से 15 वर्ष के लिए राशि उधार दिया था। तो ये क्या हुआ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इसी तरह इसमें भी इक्वल में आ गया दोस्तों, बराबर है, यानी जो तीनों मित्रों से प्राप्त ब्याज है वो क्या है, समान है, तो मैंने सबको कर दिया बराबर। अब 100 को पूरा कैंसिल आउट कर दिया। क्यों कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि दोस्तों बात कहाँ पे है, बात आ गई है बराबर में, और नीचे सभी में क्या है, हर में 100 है, सबसे 100 को 100 कैंसिल आउट कर दिए। तो ये क्या हुआ, दक्षिण 60, यानी फर्स्ट पहला मित्र गुणे 2 लिखे, 60 लिखे यहाँ पे, यानी दक्षिण 60। दूसरा वाला मित्र है जो दोस्तों गुणे में है, गुणा किए 12 10 120, तीसरे वाले को 12 15 का गुणा किए 130 आया। ठीक है, वैल्यू और कैंसिल आउट हो रही थी, 60 का नाम 60 होगा, 60 दूना 120 होता है, 60 तिया 180 होता है। ठीक है, तो पहला गुणे फर्स्ट यहाँ पे आया, दूसरा गुणे यहाँ पे 2 आया, तीसरा गुणे 3 आया। अब ऐसा दिखते हैं, मैंने बोला है कि मान विपरीत हो जाते हैं, तो दूसरे वाले का पहला होगा और पहले वाले का दूसरा होगा। तो जो पहला का मान आया है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने, यानी जो दूसरे वाले का मान होगा 1 होगा, मैंने दूसरे वाले के नीचे 1 लिखा, जो पहले वाले का जो मान होगा वो होगा 2 होगा, तो पहले वाले का मान 2 लिखा, 2:1 बना। वैसे यहाँ से किए दोस्तों, जो 2 का अनुपात होगा वो होगा 3 यहाँ पे, और जो 3 का यहाँ पे तीसरे वाले मित्र होगा वो होगा 2, तो यहाँ पे 3:2, 1 आगे बढ़ा है, यहाँ से 3 आगे बढ़ा है, 3 दूना 6, 3 का नाम 3 और 2 का नाम 2, तो अनुपात हमारा जो राशि का अनुपात बना, तो उधार दी गई राशि का अनुपात कितना बना दोस्तों, 6:3:2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमान एक्स के पास, यानी कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसके पास एक निश्चित राशि है। ठीक है, यदि उसमें से कुछ राशि 10% की दर से तथा शेष राशि 12% की दर से उधार दी गई। ठीक है, यानी कोई दोस्तों एक व्यक्ति है, उसके पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ भाग 10% की दर से तथा शेष राशि 12% की दर से उधार दिया। कह रहा है यदि प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा, प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा, यहाँ पे बात को समझ लेते हैं, प्रथम राशि का मतलब गुणा 1/4 हिस्सा। ठीक है, राशि का चौथाई हिस्सा तथा शेष राशि के 5वें हिस्से के, तथा शेष राशि के, यानी जो दूसरी राशि है दोस्तों, उसके 5वें हिस्से के क्या है दोस्तों, बिल्कुल क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आई दोस्तों। कह रहा है कुछ राशि 10% की दर से तथा शेष राशि 12% की दर से उधार दी गई। यदि प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है, शेष राशि यानी दूसरी राशि के 5वें हिस्से क्या है दोस्तों, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों आगे क्या कह रहा है, तथा 2 वर्ष के बाद इन दोनों से प्राप्त, यानी इन दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है दोस्तों, 2500 रुपए है। तो उधार दी गई राशि, कुल राशि कितनी होगी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ से बात को समझते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो अनुपात में मैंने बताया था कि जब गुणे में अगर इस प्रकार से इक्वेशन बनती है दोस्तों, तो उसका जो मान होता है दोस्तों वो वही होता है, जैसे 1 का 4 हुआ और 2 का क्या हो गया 5। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब बराबर में इक्वेशन हो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी वही वैल्यू उनकी रहेगी। ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है। अब ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे क्यों हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक यहाँ से पहले वाले को 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट ही। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ये बटे में क्या है, ये 4 है, 4 बनेगा, बराबर कर दीजिए। ये क्या होगा, दूसरे वाले को 1 से गुणा करेंगे तो दूसरा ही होगा, और ये बटे में 5 है, 5 ही कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यहाँ से ऐसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट 5 फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ से इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड। और ऐसा बनते ही मैंने बोला है कि बराबर का जब मान आ जाता है दोस्तों, बराबर में मान, तो उसके मान क्या हो जाते हैं, बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है। तो पहले का मान 4 होगा और दूसरे का मान क्या होगा 5,
और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आई होगी। लेकिन जो ये है दोस्तों, ये राशि का क्या है दोस्तों, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा और शेष राशि का क्या है, पांचवा हिस्सा है। तो दोस्तों ये जो आया है हमारे पास 4:5, ये क्या है, राशि का अनुपात है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 4p, इसको 5p लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, राशि का चौथाई हिस्सा है और शेष राशि का पांचवा हिस्सा है। तो ये राशि आया तो इसको लिखे हम 4p और इसको लिखे 5p। अब आगे बात को समझते हैं, यानी ये हमारा हुआ मूल धन हुआ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, निश्चित राशि यदि कुछ राशि को 10% की दर से, तो दोस्तों दर हमारे पास है 10%, और यहाँ पे क्या बोला, 2 वर्ष बाद इन दोनों से मतलब इसका मतलब यहाँ पे इसका जो समय है 2 है, और बटे में क्या होता है 100 होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, हमारा पहला ब्याज मूलधन कितना है 4p है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4p। अब आप लोग ये पता कर लिए होंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 यही होता है। और दूसरे वाला का क्या है दोस्तों, दूसरे वाले का है तथा शेष राशि पर 12% की दर से, शेष राशि का 12% की दर से, और समय इसका भी क्या है 2 वर्ष है, क्योंकि क्या बोला है 2 वर्ष बाद इन दोनों से प्राप्ति, यानी इसका भी, और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसका मूलधन कितना है दोस्तों, इसका मूलधन है 5p। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? अब इसको मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है इन दोनों से प्राप्त कुल ब्याज, यानी इन दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है दोस्तों, 2500 रुपये है। कितना है, 2500 रुपये है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, ठीक है, गुणे ये होगा 4p, प्लस ये क्या होगा 12 दूना 24 गुणे 5p। अब यहाँ से हर समान है दोस्तों ना, तो इसको हम लिख देंगे 100। ऐसा तो कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हर समान होता है दोस्तों, तो उसको हम हर को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है उसको जोड़ लेते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। अब क्या करेंगे, ये 4p है, ये 25p है, काम करते हैं, पहले इन दोनों को हम लेते हैं जोड़। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 20 चौक 80p हो जाएगा, ये क्या होगा 24 पंचे 120p हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से देखते हैं इस बात को, 24 चौका 20 चौक कितना हो जाएगा 80p, ठीक है, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120p, ठीक है, ये 2500 है दोस्तों, ठीक है, ये 100 इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो 120 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200p होगा, यानी मूलधन, और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 2500 गुणे ऐसे 100 करेंगे तो 0 से 0 तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से जब 2 उसको माइनस करेंगे, 2 एक नम 2 होगा, 2 दूना 4 2 पंचे 10, यानी जो p की वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी 1250 रुपये। तो उधार दी गई कुल राशि कितनी थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे जो आया है दोस्तों वो मूलधन कितना आया है 1250 रुपये, ये सिर्फ p की वैल्यू आई और हमसे पूछा क्या है उधार दी गई कुल राशि कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अलग अलग निकाल लेते हैं दोनों का। पहले का निकालते हैं, p का मान कितना आया है दोस्तों 1250, तो यहाँ पे क्या है 4p है, तो यहाँ से पहले वाले का निकालते हैं दोस्तों 4p है दोस्तों, p का मान कितना है 1250, तो इनका जब गुणा करेंगे दोस्तों 4 0 0, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 का नम 4 1 हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ से दूसरे वाले का निकालते हैं कि दूसरे वाले का क्या है 5p होता है, p का मान कितना है 1250 है, 1250 लिखिए, ये क्या हो जाएगा 5 0 0, 5 का नम 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12, 5 का नम 5 1 6, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ना बिल्कुल दोस्तों कितना बनेगा 1250 बनेगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों इन दोनों को बोला है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे ऐसे जोड़ लीजिए, ये 5000 है, ठीक है, और ये कितना है दोस्तों 6250, और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 11250 रुपये आएगा। बात समझ में आई दोस्तों, आंसर हमारा क्या होगा 11250 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ समझना है, यदि प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा शेष राशि के 1/4 हिस्सा के क्या है दोस्तों 5वें हिस्से के बराबर है, पहले वाले का 1/4 हिस्सा दूसरे वाले के 1/5वें हिस्से क्या है बिल्कुल बराबर है,
और मैंने यहाँ पे दोस्तों इसको डायरेक्ट मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने यहाँ से आप लोगों को समझा दिया कि गुणे में बात होती है दोस्तों, उसके मान वही रहते हैं। ठीक है, तो ये राशि का अनुपात है दोस्तों, ये 4p हुआ, ये 5p हुआ। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रखे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष बाद इन दोनों से प्राप्त, यानी दोनों से प्राप्त राशि कितनी है दोस्तों, 2500 रुपये है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो मूलधन हमारा पहले कितना है, 4p है, बाकी दर और समय पता हुआ है, अलग अलग है ही, उसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा। हर समान है दोस्तों, एक बार लिखे, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ लिए, ये हुआ 10 दूना 20, ठीक है, और यह हुआ 4p। यहाँ से 12 दूना 24 हुआ, ये 5p, इन दोनों को जोड़े 20 चौक 80p हुआ, यहाँ पे 24 पंचे 120 हुआ, बराबर क्या है 2500 है। और ये इस तरफ भाग में है, उधर जाएगा बराबर के गुणे में हो जाएगा। तो 200p बना बराबर 25 से गुणे 100 हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस किए, दो यहाँ से 2 से वैल्यू कैंसिल आउट किया, 2500 को 1250 रुपये बना, यानी एक p का मान 1250 रुपये आया। इसको डायरेक्ट आप अलग अलग ना निकाल के दोस्तों, यहाँ पे आप 5 और 9 जोड़ते 9p होता, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ 5 में 4 जोड़ते यहाँ पे होता 9, आगे यहाँ पे p लिखते तो p का मान है कितना दोस्तों 1250 है, यहीं पे डायरेक्ट आप 1250 कर देते तो आपका आंसर कितना जाता 900, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 एक 9, 9 दो कितना हो जाएगा 22, 11,250, यहीं से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी धनराशि है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 19,600 रुपये हो जाएगी। का मतलब यह है दोस्तों कि ये आपका मिश्र धन दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात समझना दोस्तों, जब एक वर्ष में दोस्तों 5%, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 गुणे 5 करेंगे कितना होगा, ये होगा 40%। अब ये 40% क्या है दोस्तों, ये आपका देखो दोस्तों 5% साधारण ब्याज, यानी आपका 5% साधारण ब्याज है। एक वर्ष में साधारण ये जो आपका ब्याज है वो 5% है, तो अगले 8 वर्षों में कितना होगा ब्याज आप लोगों का 40% होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 100 से 40% हो जाएगी, का मतलब यह है ये कितना हुआ 140 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 हो गया का मतलब यह है कि ये आपका है मिश्र धन। क्या है दोस्तों, ये आपका मिश्र धन, और ये किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा मूलधन। जब ये मिश्र धन हुआ तो ये मूलधन होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ये बात समझ में आई। एक वर्ष में 5%, जो 5% साधारण ब्याज की दर से, इसका कहने का मतलब है कि एक वर्ष में 5% तो 8 वर्ष में 40% हो जाएगी, यानी 8 वर्ष में इतना हो जा रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये कितना हुआ 40% हुआ। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे 100 से कोई चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे 40% ब्याज बना यहाँ पे, तो 140 हुआ। 140 में से 100 माइनस करेंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 40% ही बनेगा। तो यहाँ पे 140 मिश्र धन हुआ और 100 हमारा मूलधन हुआ। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मिश्र धन हमारा है कितना 19,600। अब देखो दोस्तों ये 40, ये 100 से, ये 100 क्या है मूलधन है, और ये 140 क्या है, 100 से 140 होने में ब्याज कितना बना 40 का, 100 हमारा यहाँ पे है ही। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 14 एक 14, 14 एक 14 हुआ, ठीक है, 5 बना 14 चौको 56, ये बना 1400। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 14,000 रुपये, क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। तो धनराशि हमारी क्या होगी दोस्तों 14,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब ये 40% ब्याज बन रहा है तो 100 में 40 को जोड़ेंगे, 140 हमारा मिश्र धन होगा, तो मूलधन कितना होगा 100 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने अपनी राशि का 1/2 भाग 10% की दर से तथा 1/3 भाग 9% की दर से तथा शेष 12% की दर से उधार दिया, तो उसकी औसत दर क्या थी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे दोस्तों बात हुई 3 लोगों की, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले कह रहा है कि अपनी राशि का 1/2 भाग 10% की दर से, 1/2 भाग 10% की दर से। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है तथा 1/3 भाग 9% की दर से, 1/3 भाग 9% की दर से। ठीक है,
फिर कह रहा है शेष 12% की दर से उधार दिया, शेष 12% की दर से उधार दिया, लेकिन दोस्तों इसका जो भाग है तीसरे वाले का वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें भाग पता करना होगा, और शेष भाग पता करना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है, ठीक है। अगर नहीं जानकारी है दोस्तों वापस एक बार फिर से सीख लीजिए। एक में से क्या कर दीजिए, ये 1/2 भाग और ये 1/3 भाग क्या कर दीजिए दोस्तों, माइनस कर दीजिए। एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, यहाँ से एक ही है, एक से जब 6 बार जाएगा कितना होगा, 6 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 2 होगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 में से 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 1/6 होगा। तो कितना भाग आया दोस्तों, 1/6 भाग। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भाग आप लोग निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे कि ये 1/6 कैसे आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, अब हम लोग कर लेते हैं इनका जो 2, 3 और 6 का क्या है, इनका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों जो इसका बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 6 बनेगा एलसीएम। तो दोस्तों क्या कर दीजिए, 6 में सबसे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, पहले वाला, दूसरा और ये क्या है, तीसरा है, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 ये 18 हो जाएगा, और ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा 12। बात समझ में आई दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोला, सबका योग बताना है दोस्तों, तो क्या करना है, तो दोस्तों इन सबको क्या कर लीजिए, इन तीनों नंबरों को अब लीजिए जोड़, कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 1 4 1 5 1 कितना हो जाएगा, 6 बटे में क्या कर दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए, क्या होगा, औसत दर क्या होगी दोस्तों उसकी, 10 होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 6 से ही भाग क्यों दिया, क्योंकि इसका एलसीएम दोस्तों यहाँ पे जो बना था दोस्तों, वो बना था हमारा 6, तो यहाँ से हम 6 से डिवाइड करके हमारा आंसर कितना होगा, 10 होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। 1/2 भाग 10% के लिए, फिर 1/3 भाग 9% की दर से, तथा शेष भाग 12% की दर से। तो दोस्तों शेष भाग आप लोगों को ज्ञात करना मैंने बताया है अच्छी तरह से। एक में से दोनों वैल्यू को क्या कर लीजिए, दोनों भाग को माइनस कर लीजिए, तो माइनस के दोस्तों बना 1/6 भाग, ठीक है। तो यहाँ पे रखे 1/6 भाग। अब 2 3 और 6 का एलसीएम लिए दोस्तों, तो बना 6 में सभी संख्याओं में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ये हुआ 2 तिहाई 6, ये हुआ 3 दूना 6, ये हुआ 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो अभी क्या हुआ, 3 धामा 30 हुआ, 2 9 18 हुआ, 6 ये कितना हुआ, 12 1 9 12। अब इन संख्याओं को जोड़, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। एवरेज में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो राशियों का योग बना 60, राशियों की संख्या 6 क्यों, एलसीएम इसका कितना है दोस्तों, 6 है। तो 6 से हम 10 से इसको डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर क्या बना, 10 बना। अब उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों 10% होगा, ठीक है, ये 10% होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित समयावधि पर 5% साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 8% ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो वह धनराशि ज्ञात करना है। दोस्तों इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन उस जो टाइप मैंने करवाया है वहाँ पे था दोस्तों वर्ष में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है परसेंट में, ठीक है। यह कह रहा है कि 5% की दर से कोई राशि है वो कितना हो जा रही है दोस्तों, 2200 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, मिश्र धन है। फिर बोल रहा है कि 8% की दर से कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2320 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये भी आपका क्या है, मिश्र धन है। तो मैंने बोला है कि दोस्तों जब ऐसा प्रश्न बने तो वहाँ मैंने बोला था वर्षों का अंतर और यहाँ पे राशियों का क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। वहाँ पे यहाँ पे वर्ष रहता था, ठीक है, 5 वर्ष में 8 वर्ष में कुछ रुपए हो जाता है या कुछ रुपए हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्षों का परसेंटेज का अंतर आएगा वो आएगा 3%, ठीक है। और यहाँ पे जो अंतर आएगा दोस्तों 2320 में से 2200 को माइनस कर दें, कितना होगा दोस्तों, 120 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा।
3% जो है दोस्तों 120 का, तो 1% यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। 120/3 करेंगे कितना होगा, कैंसिल आउट करेंगे, ये होगा 40। 1% दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, 40 का आ गया। तो एक वाले इक्वेशन पे रख लेते हैं। मैंने बोला कि जो 1% आया है आपका आया है दोस्तों ब्याज आया है, 1% बराबर 40 रुपये ब्याज, ठीक है। तो 5% पे हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों 5% का क्या होगा, जब 1% 40 का, तो 5% कितना होगा, 40×5 कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ये 5% का जो ब्याज आया है दोस्तों 200 रुपये आया है। अब क्या कर लीजिए, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में जब हम ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, मूलधन आएगा। मिश्र धन में से जब ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, मूलधन आ जाएगा। तो राशि हमारी क्या बनेगी दोस्तों, 2000 रुपये, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को याद हो, जब सिंपल इंटरेस्ट का जब मैंने पहले पार्ट में ही पहला क्वेश्चन करवाया था, तो 2 तरीका आप लोगों को मैंने अच्छे से क्लियर करवाया था, और तीसरे वाले तरीके में कन्फ्यूजन की वजह से उसको मैंने इरेज कर दिया था और आगे बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों वो तीसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो वाला क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डाउट वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोस्तों। मैंने सोचा इसको दोस्तों लास्ट में करवाएंगे। और अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हमारा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो वाला मैं क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे वर्ष में था दोस्तों, जिस टाइप का जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे परसेंटेज में है। बस अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पे बिल्कुल बात समझ में आई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन वो हमारा था जो उस पहला पार्ट था दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के पहले पार्ट में ही पहला क्वेश्चन ये था। तो 2 तरीका मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया था। जो तीसरा वाला तरीका है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी साधारण ब्याज होता है वो इक्वली चलता है, यानी पहले साल जो 10% है वो दूसरे साल भी 10% होगा, तीसरे साल भी 10% होगा, और चौथे साल भी 10% ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 20,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों जब एक वर्ष में 20% दोस्तों, तो 3 वर्ष में क्या होगा, 3 वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 + 20 इक्वली ही चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो दोस्तों ये जब जो 60% आया है ना, वो 20,000 का 60% निकाल लीजिए, बस आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व है। अब दोस्तों परसेंटेज में इस तरह का दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सवाल सॉल्व करवाया है, तो आप वहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से डिटेल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। 20,000 रुपये का मतलब गुणा होता है 60, जब परसेंट दिया होता है तो भाग हम 100 से करते हैं, और जब परसेंटेज ज्ञात करना होता है दोस्तों गुणा हम किससे करते हैं दोस्तों, 100 से करते हैं। तो यह क्या होगा, 0 से 0 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यह क्या होगा 6 दूना 12,000। तो दोस्तों वहाँ पे आंसर जो हमारा आया था सिंपल इंटरेस्ट के पहले पार्ट में ही पहला क्वेश्चन जो था हमारा, वो इस तरीके से, तीसरा तरीका जो है इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे कन्फ्यूजन था दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया, तो डाउट नहीं रखना है दोस्तों, अब पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। और सिंपल इंटरेस्ट के दोस्तों लगभग जितना भी टाइप बनता है वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगला जो हमारा पार्ट होगा यानी टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों में दोनों में अंतर मैंने बता दिया है आप लोगों को। फिलहाल कल जब इसका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहाँ पे एक बार वापस मैं बात को क्लियर करूँगा, फिर वहाँ पे क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।